वेलकम टू यूपीएससी 5 लेट्स डू इट टुगेदर। तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग। मैकियावेली के रिमेनिंग टॉपिक्स आज कवर करने वाले हैं। जानेंगे द प्रिंस बुक में क्या कहा है, द डिस्कोर्सेस में क्या कहा है, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को किस बुक में उन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है और रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को किस बुक में डिटेल में कवर किया है। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट्स यहाँ से रखा गया है। फादर ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म भी कहा जाता है इनको। दोस्तों ये लेक्चर के बाद जो नेक्स्ट लेक्चर्स हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। उसमें हम सोशल कंट्रेक्चुअलिस्ट कवर करेंगे। सोशल कंट्रेक्चुअलिस्ट जो है उसको डिटेल में हम कवर करेंगे, जिसमें हॉब्स, आपके लॉक या लॉके बोलते हैं कई लोग, एंड द रूसो, ये हम तीनों कवर करने वाले हैं दोस्तों। काफ़ी इन डेप्थ कवर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी तरह से जानेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं कि आज टॉपिक कौन से कवर करने वाले हैं। द प्रिंस बुक कवर करने वाले हैं, द डिस्कोर्सेस कवर करने वाले हैं कि कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को उन्होंने सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा है, और प्रिंस लिखते समय उस समय वो किस सिचुएशन में थे, डिस्कोर्सेस लिखते समय किस सिचुएशन में थे, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। और आज जानेंगे रिलीजन पे क्या है व्यूज़, मोरालिटी पे क्या व्यूज़ हैं वो भी जानेंगे। और एक क्रिटिसिज्म है ये भी देखेंगे कि सेबाइन ने इनको नैरोली डेटेड एंड नैरोली लोकेटेड कहा है इनके जो पॉलिटिकल थॉट्स हैं बहुत सेंट्रलाइज्ड या एक पर्टिकुलर रीजन से रिलेटेड हैं, इटली से रिलेटेड है। अगर ग्लोबल लेवल पे बात की जाए तो इनके थॉट्स एप्लीकेबल नहीं हैं, ये सेबाइन ने इनको क्रिटिसाइज किया है, वो आज जानेंगे पूरी। और अदर क्रिटिकल इवैल्यूएशन हम करेंगे, क्रिटिसिज्म जितना है वो भी इनका जानेंगे। और पॉलिटिकल साइंस के जो यूनिक फीचर जो डिक्शनरी हमने अपने लेक्चर्स में ऐड किए वो तो हम करेंगे दोस्तों। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज हम अब देखते हैं पॉलिटिकल एंटरप्रेन्योर द प्रिंस। एक किस्म से पॉलिटिकल एंटरप्रेन्योर बना दिया है मैकियावेली ने, बहुत से लोग फॉलो करते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ द प्रिंस जो है 1513 में लिखी गई है। इट इज़ कंसीडर एज द वन ऑफ द बेस्ट बुक ऑन द स्टेट क्राफ्ट, राइट। कि किस तरह से, देखिए प्लेटो ने ये बताया कि किसको रूलर बनना चाहिए, लेकिन मैकियावेली बताते हैं कि जो भी रूलर बने उसको किस तरह से रूल करना चाहिए, राइट। कि क्या डू एंड डोंट्स हैं पॉलिटिक्स के। आज भी पॉलिटिकल जितने लीडर्स हैं ग्लोबल लेवल पे, कहा जाता है द प्रिंस बुक को रेफर करते हैं, इसको पढ़ते हैं, इसकी इंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। तो इस बुक में उन्होंने डू एंड डोंट्स बहुत अच्छे से समझाए हैं दोस्तों, कुछ एडवाइजेस दी हैं वो हम जानेंगे। मैं आपको पहले से थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं कि किस तरह से द प्रिंस बुक लिखी उन्होंने, आपको उससे ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी पिक्चर में। देखिए जो यूरोप में फ्लोरेंस था जहाँ पे ये पैदा हुए थे मैकियावेली, वहाँ पे एक मेडिची फैमिली थी, इट वाज रूलिंग। यहाँ से पोप भी आते थे और ये एक फैमिली थी, ये रूल करती थी। तो 1494 पे इनकी जो गवर्नमेंट थी वो फॉल कर जाती है, टेम्परेरी फॉल हो जाता है। इनका जो एम्पायर था, इनका रूल था, वो गिर जाता है और वहाँ पे रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है। रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिस गवर्नमेंट में जब रिपब्लिकन गवर्नमेंट वहाँ स्टैब्लिश होती है तो उस गवर्नमेंट में जो मैकियावेली थे ही सर्व्ड एज अ डिप्लोमैट, टॉप पोस्ट पे सर्व करते हैं। इसलिए जो इनके व्यूज़ है रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को लेके, बहुत अच्छे व्यूज़ लिखे इन्होंने। लेकिन वो जो व्यूज़ अपने एक्सप्रेस किए वो इन्होंने द डिस्कोर्सेस में व्यू किए, द डिस्कोर्सेस में बताए हैं दोस्तों। रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में इन्होंने जो जितनी भी इन डेप्थ डिटेल में डिस्कशन की है कि कहाँ है रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किस तरह से स्टैब्लिश होनी चाहिए और कहाँ पे उसके डू एंड डोंट्स हैं, या उसके आप कह सकते हैं कि प्री रिक्विजिशंस क्या है रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किसी स्टेट में होने के, वो द डिस्कोर्सेज में उन्होंने बहुत डेप्थ में एक्सप्लेन किया है। लेकिन जब 1512 आता है, वहाँ पे मेडिची फैमिली की जो सत्ता है, जो एम्पायर है, वो वापस से रीएस्टैब्लिश्ड हो जाता है और मैकियावेली को बहुत टॉर्चर किया जाता है। मैकियावेली के साथ उनको जेल में डाल दिया जाता है, उनको टॉर्चर किया जाता है। फिर 1530 में तभी वो एक द प्रिंस बुक लिखते हैं और अपने मदरलैंड जो इटली है उसके लिए उनका प्यार, जो आपको पता है कितने पेट्रियाटिक थे, नेशनलिज्म का प्रमोट करते थे रैदर देन रिलीजिज्म, या रिलीजन के ऊपर जो था उन्होंने नेशनलिज्म को प्रेफरेंस देके रखी थी। तो उन्होंने मैकियावेली ने यहाँ पे फिर द प्रिंस बुक इसलिए लिखी इमीडिएटली कि अगर इटली को हमें बचाना है इमीडिएट बेसिस पे तो हमारे को मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहिए। कौन सी दोस्तों? मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखिए मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी उन्होंने कहा दो टाइप की होंगी। एक तो होंगी बाय हेरिडिटरी, जिसमें आपको
पता है कि नेक्स्ट बंदा कौन आने वाला है, हेरिडिटरी बेसिस पे होगी, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, इजी रूल है। लेकिन अगर प्रिंस खुद अपनी मेहनत से वहाँ पे प्रिंस अगर पॉलिटिकल पोजीशन एक्वायर करता है, तो उस बंदे के लिए द प्रिंस बुक उन्होंने लिखी कि किस तरह से वो इटली को बचा सकता है, इटली की यूनिफिकेशन कर सकता है और अपने रूल को अच्छे से मेंटेन कर सकता है दोस्तों। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको बताता हूं कि सिचुएशंस क्या क्वालिटीज दी हैं उन्होंने, कि क्या क्वालिटीज एक प्रिंस के पास होनी चाहिए। स्टेट इज द हाईएस्ट एसोसिएशन, वो कहते हैं स्टेट सबसे सुप्रीम है, आपको स्टेट के इंटरेस्ट के बारे में सोचना है और प्रिंट को रियलिस्ट मॉडरेट होना है। ये नहीं कि यूटोपियन थॉट्स में खोया रहे और उसको मॉडरेट एवरेज गोल्डन मीन रूल लेके चलना है। रियलिस्ट थे, रियलिटी में बिलीव करते थे, यूटोपियन थॉट्स में बिलीव नहीं करते थे। कहते हैं लॉ को भी रिस्पेक्ट देनी है, ब्रूटनेस भी कैरी करनी है, दोनों चीज़ें पैरेलली लेके चलनी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप लॉ को फॉलो करते रहें, आप अपने जो एनिमीज हैं, जो लोग आपके अगेंस्ट हैं, उनको पूरी तरह से कुचल डालें, दबा दें, ब्रूटनेस भी रखें अपने पास। ये नहीं कि सिर्फ आप लॉ के अकॉर्डिंग चले, कि नहीं, आपको लॉ कई बार तोड़ना भी पड़ता है। इसलिए यहाँ पे मैकियावेली ने ड्यूल मॉरलिटी का कंसेप्ट दिया है। ड्यूल मॉरलिटी से दोस्तों मतलब है कि जो मॉरलिटी जो कॉमन मैन है उसके लिए अलग मोरालिटी है और जो प्रिंस है उसके लिए अलग मोरालिटी कंसेप्ट है। मतलब कॉमन मैन को फॉलो करनी है मोरालिटी को, प्रिंस के ओबे करना है, लेकिन प्रिंस को कोई मोरालिटी फॉलो नहीं करना है। जो उसको स्टेट के इंटरेस्ट में, देखिए स्टेट इज़ द हाईएस्ट एसोसिएशन, और स्टेट के इंटरेस्ट में जो प्रिंस को सही लगता है प्रिंस वो कर सकता है। ही इज़ फ्री टू डू सो, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। समझ रहे हैं? बहुत बड़ी लाइन बोली हो, ये बहुत फेमस, और आपकी इवन जो प्रिपरेशन है आपकी आईएएस के लिए या कि स्टेट पीएससी के लिए उसमें एप्लीकेबल है कि वन शुड बी, द प्रिंस शुड बी क्लेवर एज फॉक्स एंड करेजियस एज लॉइन। उसको चालाक बनना पड़ेगा फॉक्स की तरह और शेर की तरह करेजियस भी बनना पड़ेगा। सेम आपको अपनी आईएएस की प्रिपरेशन में फॉलो करना है। आपको फॉक्स की तरह क्लेवर रहना है। आपको पता है कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पहले मुझे वो करने हैं, अच्छे से मटेरियल उसका तैयार कर लेना है, करेजियस बनना है। कुछ टॉपिक छोड़ने पड़े तो छोड़ने पड़ेंगे, नहीं करने तो नहीं करने, वंस डिसाइडेड तो डिसाइडेड, करेजियस बनना पड़ेगा। आपको ये स्किल्स, अपनी लीडरशिप स्किल्स या जो ये स्किल्स हैं जो मैकियावेली ने बताए हैं कि एक प्रिंस के पास होने चाहिए, आपको अपनी लाइफ में भी फॉलो करने हैं, राइट। तो फॉक्स की तरह क्लेवर बनना है, लॉयन की तरह आपको करेजियस बनना है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी लानी है। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होगी सोसाइटी में तो प्रिंस के अगेंस्ट लोग कम रिवॉल्ट करेंगे, कम जाएंगे, राइट। डेथ टू ऑल सेंटिमेंट एक्सेप्ट लव फॉर हिज स्टेट। कोई सेंटिमेंट्स नहीं रखने हैं, इमोशनल नहीं होना है, आपको सिर्फ स्टेट के लिए प्यार रखना है, उसके अलावा कोई इमोशन नहीं रखना है। स्टेट इज द हाईएस्ट एसोसिएशन, स्टेट इज द प्राइम एसोसिएशन इंस्टीट्यूशन, जिसका और सिर्फ स्टेट का इंटरेस्ट उन्होंने सबसे ऊपर रखा। दोस्तों बात करते हैं नॉट टू टच वुमेन ऑफ हिज सिटीजन्स। देखिए यहाँ पे ये चीज़, जब मैंने आपको ह्यूमन नेचर बारे में बताया, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मैकियावेली कहते हैं कि इंसान जो है अपने फादर की डेथ को भूल सकता है लेकिन अपनी प्रॉपर्टी के लॉस को नहीं भूल सकता। उसी तरह अपनी जो वुमेन है उसको अगर कोई और टच करे या कोई और उसके बारे में अगर उसको इंटरफेयर करे तो वो भी इंसान बर्दाश्त नहीं करेगा। तो इसलिए प्रिंस को कहते हैं कि जो अपने सब्जेक्ट, जो सिटीजन्स हैं, उनकी वुमेन को टच ना करें, उसकी प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट ना करें, और सबसे ऊपर, और उसके बाद कहते हैं कि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो ह्यूमन की नेचर है। अगर ह्यूमन ऐसा करेगा ना, अगर प्रिंस ऐसा करेगा ना, तो ह्यूमन की नेचर वो उससे बदला लेगा, राइट। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस जो थी ये हैं। और दूसरी कहते हैं कि प्रिंस जो है अबव ऑल लॉ एब्सोल्यूट रूल चाहते हैं। देखिए यहाँ पे वो प्रिंस को एब्सोल्यूट इसलिए चाहते थे, मैंने आपको बताया मेडिची फैमिली आई, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो बुरा किया मैकियावेली के साथ, उनको जेल डाल दिया, उनके साथ बहुत जेल में भी काफ़ी बुरा व्यवहार किया गया। और उसके लिए जो कहते हैं मैकियावेली कि एक प्रिंस आना चाहिए, वी शुड जस्ट हैव अ लव फॉर द स्टेट। स्टेट के बारे में सोचना है, अपना नहीं सोचना है, स्टेट के प्राइम इंटरेस्ट को रखना है ध्यान में। और प्रिंस जो है वो अबव ऑल लॉ है। उसको अगर कुछ लगता है कि अगर ये मेरे स्टेट के इंटरेस्ट में है एंड इट इज़ इवन दो अगेंस्ट द लॉ, ही कैन डू सो। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है दोस्तों। अब इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए कहते हैं आर्मी जो है वो अपने नेशनल्स की बनानी चाहिए, प्रेफर आर्मी एंड नेशनल्स। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा शॉर्ट में चल रहा हूँ, आपको डिटेल में बताते जाता हूँ साथ में। देखिए कहते हैं कि दो तरह से आर्मी होती है। एक तो हो गया जो आपने दूसरों से ली, राइट। आपने बाहर के कहीं बंदे आ गए, उनको पैसा दिया और उनको बोला कि आप हमारी आर्मी हमें रिफ्लेक्ट, जैसे आपने देखा होगा हिस्ट्री में या एंशिएंट टाइम में क्या होता था कि जो आप आर्मी है वो बाय करते थे। आप किसी को पैसे कि भाई मैं इतने पैसे दूंगा, यू नीड टू फाइट फ्रॉम माई साइड, राइट।
तो उस आर्मी को उन्होंने कहा नहीं होना चाहिए, अपनी नेशनल एक आर्मी होनी चाहिए, अपने सिटीजन्स की आर्मी होनी चाहिए। देखिए कितना मॉडर्न कंसेप्ट जो आज फॉलो होता है, अपने सिटीजन्स की आर्मी होनी चाहिए, क्योंकि उन लोगों के दिल में देश के लिए प्यार होगा और वो साइड चेंज नहीं करेंगे, राइट। तो अपनी नेशनल्स की एक आर्मी होनी चाहिए, एक्सपेंशनिस्ट फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए। देखिए मैंने आपको बताया कि जो मैकियावेली है उनको चाइल्ड ऑफ रेनेसेंस कहा जाता है, और उस समय जियोग्राफिकल एक्सप्लोरेशंस हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा नई जगहों को ढूंढा जा रहा था। तो मैकियावेली का कहीं ना कहीं वो उस पॉइंट का इम्पैक्ट ऐसा पड़ा मैकियावेली के दिमाग में कि उन्होंने प्रिंस को भी कहा कि तुम्हें अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करना चाहिए, जितना एरिया हो सके अपने अंदर ले आओ वहाँ पे। और देखिए ये सेम पॉलिसी, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी आज चाइना भी फॉलो कर रहा है और बहुत से नेशंस ऐसी पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं दोस्तों। तो कितनी दूर की सोच रखते थे, राइट। तो आपको समझ आया कि जियोग्राफिकल एक्सप्लोरेशन हो रही थी, काफ़ी नए एरियाज को ढूंढा जाता है। इंडिया उस समय डिस्कवर हुआ था, अमेरिका भी डिस्कवर हुआ था। तो इन्होंने वही उन पे जो इम्पैक्ट पड़ा मैकियावेली पे उस टाइम का, इसलिए उन्होंने कहा कि एक प्रिंस को एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी रखनी चाहिए और जितने आसपास के एरियाज हैं उनको अपने अंडर लेना चाहिए दोस्तों। प्रिंस डज नॉट नीड टू बी गुड, रैदर ही मस्ट लर्न हाउ टू बी बैड। देखिए एक चीज़ कहते थे कि इंसान की, जब हमने ह्यूमन नेचर पढ़ा मैकियावेली का, मैकियावेली कहते थे कि ह्यूमन नेचर क्या है, ह्यूमन में एक एलिमेंट ऑफ फेयर है, डरता है इंसान, और इट इज़ बेटर कि प्रिंस से वो डरे लोग रेदर देन उसको प्यार करें। देखिए अगर आप किसी को प्यार करते हैं लेकिन आप उसे डरते नहीं हैं, आप उसको हार्म कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी से डरते हैं तो वो आपको कभी हार्म नहीं करेगा। तो यही कहते हैं कि प्रिंस नीड नॉट टू बी गुड, रेदर ही मस्ट लर्न हाउ टू बी बैड, राइट। रीजन और करेज आर कंसीडर एज द क्वालिटी ऑफ द रूलिंग क्लास। सेम कहीं ना कहीं प्लेटो से थोड़ा थोड़ा मैच कर रहे हैं। प्लेटो भी कहता था रीजन जो है वो होना चाहिए, आपके अंदर एलिमेंट ऑफ रीजन जो है वो मस्ट है, आपका वो डोमिनेटिंग नेचुरल ट्रेट होना चाहिए अगर आप एक फिलोसफर किंग या रूलिंग क्लास में बिलोंग करना चाहते हैं। लेकिन मैकियावेली ने भी यही कहा, लेकिन मैकियावेली ने कहा साथ में करेजेस भी होना पड़ेगा आपको, राइट। और इट इज बेटर टू बी फेयर देन टू बी लव्ड। यही पॉइंट मैं बता रहा था कि ह्यूमन नेचर में एलिमेंट ऑफ फेयर होता है, डर होता है उसके अंदर, तो इसलिए वो डरा के रखो इंसानों को, सब्जेक्ट्स को, सिटीजन्स को, ताकि वो आपके अगेंस्ट कभी एक्शन ना ले। वाइज प्रिंस डस व्हाट ही थिंक्स रेदर देन व्हाट अदर वांट्स टू हिम। देखिए इन्होंने बहुत बड़ी बात की, इन्होंने कहा प्रिंस जो है उसको अपने जो नोबल्स हैं, अपने आसपास हैं, उन सबकी सुने, लेकिन करें वही जो प्रिंस चाहेगा। बाकियों के डिसीजंस को फॉलो करने के लिए कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा जो प्रिंस को लगता है कि विच इज अ वाइज डिसीजन फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट या इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, वही डिसीजन प्रिंस ले सकता है। ही डोंट हैव एनी ऑब्स्ट्रक्शन, या उसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है उनके ऊपर, और उनको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इट शुड बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, और कोई ध्यान नहीं रखना है। और अपने नोबल्स को, जो आगे पीछे जो चमचे हैं या कोई और लोग हैं, उन सबकी बातें सुननी नहीं चाहिए, खुद अपने दिमाग से डिसीजन लेना चाहिए। देखिए फादर ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म यहाँ पे आता है, आर्ट ऑफ यूजिंग पावर, ठीक है। देखिए कैसे पावर यूज कर सकते हैं, पावर कैसे यूज करना है। मैनेजमेंट ऑफ पावर देखो दो चीज़ों से दोस्तों होती है, एक तो लॉ भी यूज करना है, साथ में फिजिकल फोर्स भी यूज करनी है। यू नीड टू बी क्लेवर लाइक फॉक्स एंड द करेजियस लाइक लॉइन। आप यहाँ पे लॉ भी, आप कह रहे हैं जी लॉ ने बोला तो वैसे ही लॉ के अकॉर्डिंग मैं चलूंगा, लेकिन पॉइंट आपको साथ में अगर लगता है कि नहीं लॉ वगैरह कुछ नहीं है, साइलेंट है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, लेकिन आपको लगता है ये इंटरेस्ट में, स्टेट के इंटरेस्ट में मुझे ये एक्शन लेना है, तो ले, बिल्कुल रोके ना, और कोई रिस्ट्रिक्शन तो है ही नहीं। देखिए यूज़ ऑफ पावर और फोर्स पे क्या कहा है प्रिंस ने, बहुत मैंने आपको बताया, इसको हम बहुत डिटेल में कवर करने वाले हैं। देखिए कहते हैं शुड नॉट बी द फर्स्ट ऑप्शन, आपको फोर्स यूज़ करनी है। देखिए फोर्स यूज़ करेंगे, आर्मी यूज़ करेंगे, आपकी इकोनॉमी बैठ जाएगी, आप लोग बैकवर्ड चले जाएंगे काफ़ी साल तक, तो इट शुड नॉट बी द फर्स्ट ऑप्शन। लेकिन एक बार डिसाइड कर लिया भैया मैंने लड़ाई लड़नी है, देन यूज इट कंप्लीटली, पूरी तरह से क्रश कर दे एनिमी को। यू शुड क्रश द एनिमी कंप्लीटली, छोड़े ही नहीं एनिमी को, राइट। कहते हैं, देखिए ध्यान से सुनिएगा, कहते हैं कि प्रिंस को कहा कि भैया फोर्स पहली ऑप्शन नहीं लेके चलनी है, तुम बात करो, सॉर्ट इट करो बातों को, अगर उनको पॉलिटिकल अलायंस बना लो वो भी ठीक है, लेकिन अगर तुमने एक बार डिसाइड कर लिया कि मुझे फोर्स यूज करनी है, देन पूरी तरह से कर दो, फिर रुकना ही नहीं है कहीं पे, पूरी तरह से एनिमी को क्रश करो ताकि वो बदला ही ना ले पाए, राइट।
रिवेंज की बात करते हैं, देखिए कहते हैं रिवेंज जो है एक बहुत पावरफुल सेंटीमेंट है। अगर हमारे दिमाग में रिवेंज एक बार बैठ जाए ना, रीज़न हम भूल जाते हैं, रीज़न हमारे पास नहीं रहता। हम फिर रिवेंज के बारे में सोचते रहते हैं किस तरह से हम बदला लें बदला लें बदला लें, और अपने जो रीज़न एलिमेंट है उसको हम काम करना उसका बंद कर देते हैं। तो पीपल परसीव इट एट द कॉस्ट ऑफ इवन सेल्फ इंटरेस्ट, राइट। और लोग क्या करते हैं, अपना नुकसान कर लेंगे लेकिन कहेंगे भैया हमने रिवेंज लेना ही लेना है। तो वाइस प्रिंस जो है वो अपनी एनिमी को कभी नहीं छोड़ेगा ताकि वो रिवेंज ले सके। देखिए ये इन्होंने अपनी ह्यूमन नेचर बोला कि इंसान जो है रिवेंज लेने में बहुत माहिर है, रिवेंज वो लेता है चाहे उसका अपना नुकसान क्यों ना हो जाए। तो इसलिए पहला तो भैया अपनी एनिमी को छोड़ो ही मत रिवेंज लेने के लिए। जब फोर्स यूज कर रहे हो तो कंप्लीटली यूज करो, खत्म कर दो, डेड मार दो उनको, एनिमी को, राइट। और दूसरा वो कहते हैं कि अपने जो सब्जेक्ट सिटीजन है उनकी प्रॉपर्टी और वाइफ को मत छेड़ना भैया, क्योंकि उनमें भी फिर रिवेंज का एलिमेंट आ गया ना तो तुम्हारे पे भारी पड़ जाएगा। फिर नेबरिंग स्टेट्स पे क्या कहते हैं, देखिए तभी कौटिल्य कहा जाता है इनको, या इंडियन कौटिल्य को, जो कौटिल्य थे उनको इंडियन मैकियावेली कहा जाता है। देखिए कैसे नेबरिंग स्टेट पे भी उन्होंने उस तरह दिया है कंसेप्ट, जैसे कौटिल्य ने कहा है नेबरिंग स्टेट पे कहते हैं ये कि प्रिंस मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर ऑल द टाइम, राइट। आपके नेबर आप पे कभी भी हमला कर सकते हैं, ये नहीं कि शांति चल रही है तो चुपचाप बैठे रहो और जब लड़ाई होगी तब देखेंगे, नहीं। इवन एट द टाइम ऑफ पीस यू मस्ट बी प्रिपेयरिंग फॉर द वॉर। आपकी लड़ाई नहीं हो रही है, पीस, अपनी आर्मी तैयार करो, अपने अपने जो आपके आर्सनल्स हैं या वॉर मटेरियल है उसको और बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। डोंट वेट फॉर द कि भाई वॉर होगी तो मैं देखूंगा, अपने फ्री पीस टाइम पे भी अपने जो आपकी वॉर के लिए प्रिपेयर करते जाओ। और कहा कि भाई जो परमानेंट सिटीजन है उसकी आर्मी बनाओ रेदर देन मर्सनरीज, जो हम बाकी मर्सनरी हो गया कि आपने जो आर्मी खरीदी ऑन द बेसिस ऑफ मनी, पैसों के बेसिस पे आप उनको अपनी साइड से लड़ा रहे हो। दे कैन टर्न फ्रॉम योर साइड, राइट, दे कैन चेंज द साइड दोस्तों, लेकिन जो सिटीजन्स की आर्मी होगी इट विल नेवर चेंज द साइड। फिर कॉमन पीपल पे क्या कहते हैं, उफ, बहुत डेप्थ में बताया दोस्तों, बहुत डेप्थ में बताया है प्रिंस को कि क्या करना है। कॉमन पीपल में कहते हैं कि देखिए रिलेशन जो है प्रिंस और लोगों का ना, इट शुड बी बेस्ड ऑन द फेयर, डर के बेसिस पे, प्यार के बेसिस पे नहीं होना चाहिए, डर के बेसिस पे होना चाहिए। इट इज बेटर टू बी फेयर्ड देन टू बी लव्ड। प्रिंस को उन्होंने यही इंस्ट्रक्शन दी है, बिकॉज लव इज टेम्परेरी बट फेयर इज परमानेंट। द बॉन्ड ऑफ लव कैन बी इजिली ब्रोकन, राइट, एट वंस विल, बट द फेयर ऑफ पनिशमेंट विल ऑलवेज रिमेन। आप प्यार भैया कभी भी खत्म हो सकता है, बदल सकते हो आप लोग, ह्यूमन नेचर है, साइड चेंज कर सकता है, फिकल माइंडेड है, राइट। लेकिन आप में जब अगर ह्यूमन में एक एलिमेंट ऑफ फेयर है, अगर आप उसमें एलिमेंट ऑफ फेयर में अपना अपना डर रखोगे इंसान के ऊपर, उसका एलिमेंट ऑफ फेयर उसको कहेगा भैया डर के रहा है, और क्योंकि उसको पनिशमेंट का डर होगा। समझ रहे हैं दोस्तों। प्रिंस मस्ट नेवर बी हेटेड बाय पीपल। देखिए आपको डराना है, उनसे उनसे हेट्रेट नहीं लेनी है आपने, उनकी प्रॉपर्टी या उनके वाइफ्स को या किसी उनकी पर्सनल चीज़ को नहीं बीच में इंटरफेयर करना है, ठीक है। आपको उनको सिर्फ डराना है कि अगर मैं प्रिंस के अगेंस्ट बोल दूंगा तो मेरे साथ ऐसा हो सकता है, लेकिन आपको नफरत नहीं रखनी है लोगों के दिल में अपने अगेंस्ट, राइट। फिर कहते हैं ही शुड नेवर टच द प्रॉपर्टी, बताया मैंने आपको, ही शुड नेवर टच द वुमेन। Prince must use the violence and cruelty if required, but in a limited manner against its own subjects, right, its own citizens। आपको लगता है आपको फोर्स यूज़ करनी है, क्रुएल्टी करनी है अपने सब्जेक्ट्स को या अपने सिटीजन्स को, सबक सिखाने के लिए कि भैया स्टेट का इंटरेस्ट प्राइम है, उसकी ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आप क्रुएल्टी और प्लस फोर्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेड मैनर में। अपने ही लोग हैं भाई। वायलेंस शुड नॉट बी डन टू प्रिवेंट द ग्रेटर वायलेंस, राइट। ऐसा नहीं है कि वायलेंस करें आप ताकि आप ग्रेटर वायलेंस को करवाने के चक्कर में लोगों के, देखिए मैं यहाँ पे आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, मैं कॉमन पीपल की बात कर रहा हूँ जो उसके अपने सिटीजन्स हैं, उसके अगेंस्ट पॉइंट बोले गए हैं। प्रिंस शुड ऑलवेज ट्राई टू अपेयर एज गुड एज ही कैन, ठीक है। आप नहीं हो, आप स्टेट के बारे में सोच रहे हो, आप पीछे से जितना मर्जी झोल कर रहे हो, ठीक है, लेकिन लोगों के सामने थोड़ा अच्छा बन के रहें ताकि लोगों में आपके अगेंस्ट हेट्रेट ना हो दोस्तों। इट इज़ बेटर टू बी फेयर देन लव इफ यू कैन नॉट बी बोथ, ठीक है। ये लाइन आप अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं। कोटेशंस हैं जो मैकियावेली ने अपने खुद राइटिंग्स में लिखी हैं, तो ये अपनी राइटिंग्स या आप कोटेशंस याद रख सकते हैं। देखिए एक और कोटेशन है, मैन जज जनरली मोर बाय द आईज देन बाय द हैंड, फॉर एवरी वन कैन सी एंड फ्यू कैन फील, राइट। एवरी वन सी वॉट यू अपेयर टू बी, फ्यू रियली नो वट यू आर। वही कि भैया अपेयर हो जाओ एज गुड एज यू कैन। देखिए उसने कहा मैन जो जज करता है उसकी आंखों से लोगों की जज होता है रेदर देन उसके टच करके हाथों से, बिकॉज हाथ तो सिर्फ कुछ लोग ही टच कर सकते हैं लेकिन आंखें सब देख सकते हैं, राइट।
तो आप क्या करें, अगर अपनी आंखों से ही अपेयर होना है तो यू शुड एवरीवन सी व्हाट यू अपेयर टू बी। तो इसका मतलब है जब आपकी आंखों से लोग आपको जज करेंगे या आंखों से देख के आपको जज करेंगे तो आप जैसे अपेयर हो रहे हो उसी से वो मान लेंगे कि वैसा ही है बंदा, राइट। तो सिर्फ कुछ ही लोग जान पाएंगे कि आप कैसे हो। तो इसलिए जितना हो सके अच्छा अपने सिटीजन सब्जेक्ट्स के सामने आ जाओ, अपेयर हो जाओ और अपनी इमेज को साफ सुथरा रखो। अब बात करते हैं रिलीजन पे। देखिए एंटी चर्च थे, क्रिटिकल नहीं थे रिलीजन के, कहते थे रिलीजन जो है एक सेल्फ डिसिप्लिन सिखाता है, सोशल डिसिप्लिन का भी एक जो सोर्स है, लेकिन उसका यूज़ पॉलिटिक्स में कहीं पे भी नहीं है। रिलीजन और जो गॉड है उन्होंने उसको पर्सनल स्फेयर तक ही लिमिटेड रखा और कहा कि पॉलिटिक्स में भैया रिलीजन की कोई ज़रूरत नहीं है। डिड नॉट सजेस्ट प्रिंस टू बी नॉट रिलीजियस बट डिड नॉट वॉन्ट हिम टू बी गाइडेड बाय द चर्च। देखिए उसको ये नहीं कहा डिड नॉट, उनको सजेस्ट ये नहीं किया कि आप, ऐसा नहीं है कि रिलीजन को फॉलो ही ना मत करें, आप रिलीजन फॉलो करें, ठीक है। आप रिलीजन फॉलो करेंगे आपका लोगों के साथ एक अच्छी बॉन्ड बनेगी, एक सोशल डिसिप्लिन आएगा सोसाइटी में, लेकिन चर्च जो कह रहा है उसको नहीं सुनना है। ही शुड नॉट बी गाइडेड बाय द चर्च। और एथिक्स की बात की है, देखिए एथिक्स पे कहते हैं कि एंड जो है वो जस्टिफाई करता है मीन्स को। देखिए हमें पता है यहाँ पे दो तरीके से कहा जाता है, कोटेशंस आती हैं कि मीन्स जस्टिफाई द एंड। जो गांधी जी मानते थे कि भाई मीन्स किस तरह से आप अपना एक एंड अचीव करते हैं वो ज़्यादा मैटर करता है, चाहे एंड अचीव हो ना हो तो वही आपका मैटर करता है, मीन्स मैटर करता है, राइट। लेकिन यहाँ पे मैकियावेली कहते हैं कि एंड जस्टिफाई द मीन, आपको अपना गोल अचीव करना है चाहे रास्ता जिस मर्जी तरह से हो, आपको स्टेट का इंटरेस्ट देखना है, आपको देखना है कि स्टेट भी, हमारी स्टेट जो है वो पावरफुल बनी रहे, उस पर एक्सटर्नल वॉर ना हो सके, उसका जो इंटरेस्ट है वही सबसे ऊपर रहना चाहिए। मीन्स जो मर्जी हो, आपको अपने लोगों की जान गंवानी है गंवा दो, आपको लड़ना है लड़ लो, आपको वॉर करनी है कर लो, वायलेंस करना है कर लो, लेकिन जो एंड है वो जस्टिफाई कर देगा आपके सारे मीन्स को। नेशनल इंटरेस्ट इज द सुप्रीम, मे क्रिएट अननेसेसरी डिलेमा बट कैन मिसगाइड द प्रिंस। देखिए एथिक्स जो हैं तो ये जो है अननेसेसरी डिलेमा पैदा करेगा कि प्रिंस सोचेगा मैं ये करूं या ना करूं, मोरालिटी ले आएगा, एथिक्स ले आएगा कि ये सही है गलत है, और फिर प्रिंस को मिसगाइड कर सकता है। लेकिन वहाँ पे वो सीधा बोलते हैं कि एथिक्स मोरालिटी रिलीजन अलग कर दो भैया पॉलिटिक्स से, पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ पावर, और आपको ये सब कुछ नहीं सोचना है। ऐसे ही प्रिंस डिलेमा में जाएंगे, मिसगाइडेड होंगे ड्यू टू द एथिक्स या मोरालिटी। आपको सिर्फ इतना सोचना है कि भैया मेरी स्टेट के लिए सही क्या है। ओके मोरालिटी में मैंने आपको बताया ड्यूल मोरालिटी का कंसेप्ट दिया है, एक इंसान कॉमन मैन के लिए मोरालिटी दी है, उसको कहा है अपने प्रिंस को फॉलो करो, स्टेट के लिए प्यार रखो। लेकिन प्रिंस को कहते हैं भैया यू डोंट हैव टू फॉलो एनी मोरालिटी एनी एथिक्स, देयर इज नो लिमिटेशन फॉर यू, देयर इज नो रूल्स फॉर यू, देयर इज नो लॉस फॉर यू, यू आर एब्सोल्यूट, यू आर एन एब्सोल्यूट पावर। आप जो चाहे जो आपको सही लगता है इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। ये लाइन में बार बार बोल रहा हूँ, ये अपने आंसर में भी यूज़ करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैकियावेली ने यूज़ किया, इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। जो आपको ठीक लगता है वो आप करो। व्हाट मे बी रॉन्ग फॉर कॉमन पीपल मे बी राइट फॉर द प्रिंस, राइट। लोगों के लिए वायलेंस करना गलत है लेकिन प्रिंस के लिए सही है, अपनी स्टेट को बचाना है, राइट। फॉर्च्यून की बात करते हैं, कहते हैं देखिए बैड टाइम जो है वो आपके पास आएंगे, लेकिन एक प्रिंस जो है, जो अच्छा सच्चा प्रिंस है, सच्चा तो नहीं कहूँगा लेकिन अच्छा प्रिंस जो है, उसको पहले से ही अरेंजमेंट्स रखने चाहिए ताकि वो किसी भी सिचुएशन को करेज के साथ फेस कर सके। और वुमेन फॉर्च्यून ऑल्सो ब्रेव मैन, ये भी एक पॉइंट बोलते हैं, राइट। कितनी बोला जाता है, लेडी लक करके बोला जाता है, तो ये भी कहते हैं कि वुमेन जो है उसका फॉर्च्यून भी एक ब्रेव मैन को सपोर्ट करता है। और कहते हैं वन फाइट्स बैड टाइम में कन्वर्ट इट इनटू अ फेवरेबल टाइम। और आप अगर बुरे टाइम से जो फाइट करेंगे तो ये क्या पता आपका बुरा टाइम आपको फेवरेबल टाइम में तैयार कर दे। देखिए जैसे मैं इसको एक से पैरेलली एक आज के पेंडेमिक सिचुएशन से अगर मैं जोड़ूं, आज पेंडेमिक सिचुएशन है, कितने लोग मर रहे हैं, बहुत बुरा हो रहा है, नेगेटिव साइड है। लेकिन अगर मैं इसकी पॉजिटिव साइड देखूं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो कितनी देर से कितनी बुरी सिचुएशन में था, आज ऑक्सीजन प्लांट्स बन रहे हैं, आज आईसीयू बेड्स इंक्रीज हो रहे हैं, आज हमारे देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कहीं ना कहीं दिन ब दिन बेहतर हो रहा है, बिकॉज उसकी कितनी कमियां बाहर निकली इस पेंडेमिक में, राइट। तो वैसी तरह मैकियावेली भी कहते हैं कि बुरा टाइम आएगा, ऐसा नहीं आएगा, आपको प्री अरेंजमेंट्स करके रखिए, लेकिन जब बुरा टाइम आ जाए क्या पता आप उससे जब फाइट करें तो वो आपको एक फेवरेबल सिचुएशन आपके या फेवरेबल आपके फेवर में हो जाए दोस्तों, राइट। बात करते हैं डिस्कोर्सेस बुक की, बहुत बढ़िया बुक थी ये। देखिए इसमें इन्होंने कहा जो मोनार्की है वो भी एक अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, रिपब्लिक भी है, लेकिन ऑर्गार्की जो है, ओलिगार्की जो है, ये इसको हेट्रेड, इन्होंने इसको टोटली अपोज कर दिया। देखिए अब मैंने आपको बताया कि जब
1494 में मेडिची फैमिली थी, वो रूल करती थी, तो उनका रूल जो था वो ख़त्म हो, यहाँ पे टेम्परेरी फॉल हो गया। तो 1512 में जो है 1512 में जो है वापस इनका मेडिची रूल जो है वापस इस्टेब्लिश हो जाता है। तो ये जो बीच में गैप रहता है, यहाँ पे रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। तो ये रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो थी, इसमें जो मैकियावेली थे काफ़ी हाई पोस्ट पे, पब्लिक ऑफिस पे जो है सर्व करते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ इनके अच्छे व्यूज़ थे। तो इन्होंने अपनी जो दूसरी बुक है डिस्कोर्सेज, उसमें इन्होंने रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कहा है, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को उन्होंने कहा है कि इट्स एन आइडियल स्टेट। अगर रिपब्लिक होगी आपकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो वो एक आइडियल स्टेट होगी और कलेक्टिव रीजन इज़ प्रेफरेबल, राइट। देखिए उन्होंने कहा रिपब्लिक रीजन में क्या हो गया, जब आपने उन्होंने पहले तो प्रिंस के लिए बोला कि भैया इस समय इटली की बुरी कंडीशन है, 5 प्रिंसिपैलिटीज़ में डिवाइडेड है, वो जो आप स्मॉल किंगडम्स हैं, प्रिंसिपैलिटीज़ हैं, वो आपस में लड़ रही हैं और हमारे को जो पोप हैं वो किंग्स को एक दूसरे के अगेंस्ट यूज़ कर रहे हैं। हमें उस चीज़ से बचना है, हमें इटली को एक पावरफुल स्टेट बनाना है, यूनिफिकेशन करनी है। तो उसके लिए इमीडिएट रेमेडी क्या है, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन जो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो आपकी रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें मैकियावेली ने काफ़ी ज़्यादा सर्व किया, काफ़ी टॉप पोस्ट पे सर्व किया, तो वो सबसे बेस्ट ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि उसमें कलेक्टिव डिसीजंस होते हैं, राइट दोस्तों। और कलेक्टिव रीजंस के बेसिस पे सारे डिसीजन लिए जाते हैं। देखिए मोनार्की जब फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उन्होंने बात की, द प्रिंस की बात की, तो उस समय वो कहते हैं कि भैया पावरफुल जो है वो सबसे बड़ा प्रिंस ही है, एब्सोल्यूट अथॉरिटी की बात करते हैं, अबव लॉ बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं डिस्कोर्सेज में अपने वो व्यूज़ थोड़ा चेंज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कलेक्टिव, देखिए रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो होती है, जैसे मैं क्लैरिफाई कर ही दूँ कई लोगों के लिए, कई बच्चों के लिए, कि जिसमें आप एक रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करते हैं और वो आपको रिप्रेजेंट करता है, वो आपकी जो है फाइनल अथॉरिटी होता है दोस्तों, राइट। एक्चुअली इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें आप कह सकते हैं कि स्टेट इज़ रूल्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सिटीजन बॉडी, राइट। तो उसमें कलेक्टिव रीजन लोग कहीं ना कहीं जो है वो सिटीजन्स के बेसिस या ओपिनियन बेस्ड लॉज बनेंगे, राइट। तो उसको कलेक्टिव रीजन को यहाँ पे प्रेफरेबल मानते हैं और कहते हैं रिपब्लिक जो है व्हेन पीपल आर वर्चुअस एंड हैविंग सिविक सेंस, तभी ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो सक्सेसफुल होगी, जब लोगों के पास, देखिए इसके व्यूज़ कहीं ना कहीं यहाँ पे व्यूज़ जो JS मिल भी कहीं ना कहीं यही कहते थे कि डेमोक्रेसी इज़ नॉट अ फ्री गिफ्ट टू बी गिवन टू एवरीवन। डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है अभी तक इंसान की सबसे बेस्ट इन्वेंशन है, लेकिन ये एक फ्री गिफ्ट नहीं है कि सब लोगों में बांट दी जाए। और ऐसा है कि अगर डेमोक्रेसी कहीं पे लानी है तो वहाँ पे पहले प्री कंडीशंस या प्री रिक्विजिट्स होंगे। लोगों को एजुकेशन होनी चाहिए, लोग पढ़े लिखे होने चाहिए, अच्छी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। प्रॉपर्टी एजुकेशन को उन्होंने बेसिस माना वोट डालने के लिए, उन्होंने कहा ये प्री कंडीशंस रखनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मैकियावेली भी वही चीज़ कह रहे हैं कि भैया जब लोग वर्चुअस हो जाएंगे और सिविक सेंस आ जाएगी लोगों में, तभी आप रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाए। लेकिन मोनार्की तब जब पीपल आर करप्ट एंड फॉर इमरजेंसी केसेस, अब भी मैंने आपको यही चीज़ बताई दोस्तों कि उन्होंने इमीडिएट रेमेडी के लिए मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोली, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर हमें परमानेंट सोल्यूशन चाहिए तो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही सबसे बेस्ट है। प्रिंस शुड सपोर्ट कॉमन मैन, नोबल्स कैन बी ए चैलेंज टू द अथॉरिटी। ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये बात कर रहा हूँ मैं इन जनरल, ठीक है। द प्रिंस बुक में जो उन्होंने पहले कहा, मैं आपको भी कंपैरिजन एक किस्म का बता रहा हूँ। उन्होंने कहा देखिए प्रिंस शुड सपोर्ट द कॉमन मैन। आप मोनार्कियल को आहिस्ता आहिस्ता बता रहे हैं रिपब्लिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और प्लस एक किस्म का कंपैरिजन भी बता रहे हैं। आप कह रहे हैं कि प्रिंस जो है उसको कॉमन मैन को सपोर्ट करना चाहिए, नोबल्स जो है वो भी एक चैलेंज है अथॉरिटी को, उनकी बात नहीं सुननी है प्रिंस को अपना डिसीजन लेना है। वेयर कॉमन मैन डोंट हैव सच एस्पिरेशंस, राइट। तो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ज़्यादा स्टेबल रहेगी। मोनार्कियल में क्या होता है, आपके नोबल्स आते हैं, आपको कहते हैं आप ऐसा करो वैसा करो वैसा करो, लेकिन नहीं, जो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें जो है जो कॉमन मैन का रूल होगा, रूल बाय बेस्ड ऑन द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सिटीजन्स होगा। उसमें कॉमन मैन की कोई एस्पिरेशंस नहीं होती, कि उसको नहीं है कि मुझे प्रिंस बनना है, उसको है कि मेरी ज़िंदगी अच्छे से निकल जाए, नॉर्मल लाइफ निकल जाए, दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट, राइट। तो इसलिए जो रिपब्लिकन है इट इज़ मोस्ट स्टेबल एंड द आइडियल फॉर्म, राइट। बात अब वही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स की मैंने आपको बताया कि मैकियावेली ने देखिए दो टाइप्स की गवर्नमेंट के बारे में बात की, रिपब्लिकन और प्रिंसिपैलिटीज़ में, जिसमें मोनार्कियल की बात आ गई। उन्होंने कहा कि ऑल स्टेट, ये उनके अपने वर्ड्स में उन्होंने बोला, ऑल स्टेट्स एंड ऑल डोमिनेशंस दैट हैव हैड या कंटिन्यू टू हैव पावर ओवर मैन हैव बीन एंड स्टिल आर आइदर रिपब्लिक्स या प्रिंसिपैलिटीज़। प्रिंसिपैलिटीज़ एक्चुअली मीनिंग होता है स्मॉल किंगडम्स, जिसमें हम मोनार्कियल रूल देखते हैं। मोनार्कियल रूल को उन्होंने आगे दो तरह से डिवाइड किया है। एक तो किया है हेरिडेटरी, उन्होंने कहा इसमें कोई चक्कर ही नहीं है, ईजी रूल है, आराम से भाई नेक्स्ट बंदा आता जा रहा है। लेकिन दूसरा जो हो गया जिसमें आप प्रिंस सेलेक्ट करते हैं, आप प्रिंस आपका
पॉलिटिकल एंटरप्रेन्योर जो आपका आता है पॉलिटिकल पावर को वो अचीव करता है, और जब वो पॉलिटिकल पावर अचीव कर लेता है तो उसको क्या डू एंड डोंट्स है वो द प्रिंस बुक में बताया है। फिर कहते हैं द प्रिंस जो थी बुक वॉज डिवोटेड टू स्टडी मोनार्कीज, राइट। और इन्होंने यहाँ पे इसमें लिखा है कि आई शेल सेट असाइड एनी डिस्कशन ऑफ रिपब्लिक बिकॉज आई हैव ट्रीटेड देम एट लेंथ एल्सवेयर। आई हैव ऑलरेडी, मैकियावेली के वर्ड्स हैं, कहते हैं कि भैया मैं ऑलरेडी मोनार्की के बारे में इन डेप्थ डिस्कशन कर चुका हूँ, किसमें, द प्रिंस बुक में। यहाँ पे मुझे डिस्कोर्सेज में कुछ ऐसा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। आई शेल कंसीडर सोलली द प्रिंसिपैलिटीज थी स्मॉल किंगडम्स, ठीक है ना। द डिस्कोर्सेज वर पर्पस्ड टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड बेनिफिट्स ऑफ अ रिपब्लिक। मैंने वही चीज़ आपको बोली कि द डिस्कोर्सेज जो है सिर्फ इट्स ऑल अबाउट द रिपब्लिक दोस्तों। ऑफ द टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट मैकियावेली ऑन्स पर्सनल प्रेफरेंस विल ऑलवेज बी फॉर, ये मैंने बीच में रोक दिया, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मैं इस कोटेशन के बारे में थ्रू आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैकियावेली की बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है या आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो कौन सी है, आप वो है रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब थोड़ा क्रिटिसिज्म देखते हैं। देखिए जो प्रिंस की बात करेंगे हम, क्रिटिसिज्म ओवरऑल देख रहे हैं, ये आप अपना डिफरेंट आंसर्स में हर जगह जहां वो सूट करता होगा उसको यूज़ कर सकते हैं। कहते हैं लीड टू एब्सोल्यूटिज्म और नैरो नेशनलिज्म। देखिए मैकियावेली ने कहा है कि पावर पॉलिटिक्स जो है वो मीन है और जो स्टेट जो है वो आपका एंड है, और जो स्टेट है उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं भैया। तो एब्सोल्यूटिज्म की तरफ जा रहे हैं। प्रिंस के पास एब्सोल्यूट पावर है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस ही नहीं है, कोई लिमिटेशंस नहीं है। और हमने पढ़ा है लॉर्ड एक्टन की कोटेशन की पावर करप्ट्स, और भैया एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो वही चीज़ है, नैरो नेशनलिज्म है। स्टेट को जैसे इटली में ये जहाँ पे मैकियावेली बात कर रहे हैं कि स्टेट भैया एंड है, वैसे ही व्यूज़ हिटलर रखता था, मुसोलिनी रखता था कि स्टेट एंड है, मीन कोई जस्टिफाई नहीं करता। स्टेट जो हमारा एंड है ना वही जस्टिफाई करता है कि हमें जो अपना स्टेट का इंटरेस्ट देखना है, चाहे मुझे बच्चों को मरवाना पड़े, कितने लोगों को मरवाना पड़े या कितने लोगों को मारना पड़े, वो फर्क नहीं पड़ता। दे ऑल आर मीन्स, मेरा एंड जो है स्टेट मुझे वो अचीव करना है, राइट। तो नैरो नेशनलिज्म है। इंडिविजुअलिज्म निग्लेक्टेड है। देखिए भैया लोगों के लिए क्या इंडिविजुअल लिबर्टी की बात ही नहीं की यहाँ पे, इक्वालिटी जस्टिस कोई नहीं। सेक्रीफाइड इंडिविजुअल एट द कॉस्ट ऑफ आप बोल सकते हैं एट द कॉस्ट ऑफ स्टेट, राइट। फिर हाफ व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर। देखिए उन्होंने कहा कि जो मैकियावेली के अकॉर्डिंग जो है मैन आर यूनिवर्सली बैड, राइट, लेकिन ये वन साइडेड व्यू है। देखिए आप, और उन्होंने कहा कि प्रिंस को जो है ह्यूमन साइकोलॉजी और हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, उसके बेसिस पे वो अपनी कंक्लूजन वो कहते हैं कि वो जानना प्रिंस के लिए बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे मैकियावेली कहते हैं कि जो मेरी कंक्लूजन है ह्यूमन नेचर के बारे में वो भी ह्यूमन साइकोलॉजी और ह्यूमन और हिस्ट्री के बेसिस पे है, राइट। और उन्होंने कहा कि हिस्ट्री के अकॉर्डिंग हम अगर कोई दुनिया में कहीं भी देखें तो इंसान की नेचर बुरी ही है, लेकिन ये हाफ व्यू है दोस्तों, ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है कि भैया किस तरह से सोशल और कोऑपरेटिव इंस्टिंक्ट ऑफ मैन भी है। हमने हिस्ट्री में देखा किस तरह से लोगों ने आपस में मिलकर कितनी बड़ी बड़ी मूवमेंट्स लड़ी हैं, कितनी अच्छी जस्टिफिकेशन, एक दूसरे की मदद करता है इंसान, वो व्यू तो रखा ही नहीं इन्होंने। अकॉर्डिंग टू माइंड मैकियावेली इज नैरोली डेटेड एंड नैरोली लोकेटेड, राइट। उन्होंने कहा कि अगर मैकियावेली कहीं और जगह पैदा होते, अगर वो कहीं और जगह पैदा होते और वहाँ पे कुछ और सिचुएशन होते तो मैकियावेली के थॉट्स जो हैं वो टोटली डिफरेंट होते। लेकिन वो इटली में पैदा हुए, उस समय इटली में रेनेसेंस चल रहा था, इटली के जो सिचुएशन थी उसके अकॉर्डिंग उनके थॉट्स बने। ही वॉज नैरोली लोकेटेड एंड नैरोली डेटेड। जिस टाइम पीरियड में पैदा हुए उसी के अकॉर्डिंग थॉट्स, ये यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी नहीं है। अगर कहीं और पैदा होते तो उनके थॉट्स टोटली कोई और होते, राइट। तो यहाँ पे सिवाइन ने उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया है और उन्होंने कहा है कि इस डिस्क्रिप्शन ऑफ ह्यूमन नेचर इज टू मच शेप बाय द एक्सपीरियंस ऑफ ह्यूमन नेचर ड्यूरिंग हिज टाइम इन इटली, और स्पेशली ड्यूरिंग दैट ड्यूरेशन जब वो पैदा हुए। अगर वो थोड़ा टाइम कुछ और पैदा होते या कोई और लोकेशन पे होते तो उनके थॉट टोटली अलग होते। वॉर को जस्टिफाई कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया वॉर कर लो, और अगर वॉर करनी है तो इतनी भयंकर तरीके से करनी है कि एनिमी को पूरा क्रश कर देना है, राइट। तो और उन्होंने कहा है कि वॉर जो है वो बहुत ज़रूरी है टू इंक्रीज द पावर, राइट, एंड पावर इज द ओनली रीजन ऑफ द स्टेट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वॉर की यूटिलिटी को जस्टिफाई करते हैं, विच इज़ रॉन्ग। हमने देखा है आज के टाइम पे डिप्लोमेसी इज मोर पावरफुल देन द वॉर, राइट। मैकियावेली गोज फॉर सिलेक्टिव यूज ऑफ हिस्ट्री। मैकियावेली ने कहा स्पोर्ट की अपने व्यूज़ को ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री, उन्होंने कहा हिस्ट्री के बेसिस पे मैंने दिए, लेकिन सिलेक्टिव यूज़ किया हिस्ट्री का, पूरा ओवरऑल व्यू नहीं किया है। ही ओवरलुक द एग्जाम्पल्स विच कंट्राडिक्ट्स हिज अंडरस्टैंडिंग, यानी ही ओनली स्पोर्ट दोस, या सिर्फ उसी हिस्ट्री को रिप्रेजेंट किया है जहाँ पे उनके पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट मिलती है। दोस्तों समझ रहे हैं आप लोग। तो कहीं ना कहीं हाफ व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर, और सिर्फ हिस्ट्री की वही एग्जांपल्स लिए जहाँ पे वो सिर्फ अपने
जो उनके व्यूज़ हैं उनको सपोर्ट मिलती है, राइट। अगर ऐसे भी कहीं पे व्यूज़ हैं जहाँ पे ह्यूमन नेचर बहुत अच्छी है, कोऑपरेटिव है, राइट, तो उसको अगेंस्ट किया। और कई जगह ऐसे भी कि बिना वॉर के भी बहुत सी लड़ाइयाँ जीती गई हैं, पैन इज़ माइटर देन द स्वॉर्ड, तो वो चीज़ों को इन्होंने कहीं ना कहीं इग्नोर किया है दोस्तों। तो अब हम एवेल्यूएशन करते हैं कि किस तरह से मैकियावेली के पॉलिटिकल थॉट्स हैं। देखिए, फर्स्ट प्रेगमेटिक थिंकर थे हिस्ट्री में। पहली बारी देखिए हम जानते हैं इन्होंने इंडक्टिव मैथडोलॉजी यूज़ की है, और इन्होंने हिस्ट्री के बेसिस पे कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल जो पर्सपेक्टिव है पॉलिटिकल साइंस की थ्योरी में वो इंट्रोडक्शन लिया है। फिलोसफिकल नहीं रखा है जैसे हमने प्लेटो के केस में देखा सॉरी। तो कहीं ना कहीं पहले प्रैग्मेटिक थिंकर इनको कंसीडर किया जाता है। इनकी मेथड और अप्रोच जो है प्रॉब्लम ऑफ पॉलिटिक्स इज गाइडेड बाय कॉमन सेंस एंड हिस्ट्री, राइट। कॉमन सेंस और हिस्ट्री के बेसिस rather than the utopian thoughts, according to Professor Maxey, his passion for the practical as against the theoretical undoubtedly, ठीक है, undoubtedly did much to rescue political thoughts from the scholist obscurantism and of the middle age। देखिए मिडल एज में जो था ना, मिडल एज में आपने देखा कि दोस्तों मिडल एज में क्या था, इज अ एज ऑफ डार्कनेस, इज अ एज ऑफ रिलीजन, जहाँ पे रिलीजन डोमिनेट करता था। और जो आप कह सकते हैं स्कॉलरिज्म जो था या स्कॉलस्टिक था, वो कहीं ना कहीं एक अंधेरे में डूबा हुआ था, राइट, अंधेरे में डूबा हुआ था, डार्कनेस में डूबा हुआ था। ऑब्सक्रेंटिज्म हो गया दोस्तों, डार्कनेस में डूबा, राइट। तो वो कहीं ना कहीं अंधेरे में डूबा था, कोई पॉलिटिकल थॉट्स की डेवलपमेंट नहीं हुई। मेडिवल एज जो थी आपकी, हम उसको अपने सिलेबस में कंसीडर नहीं करते हैं, बिकॉज वी नो कि उस समय कुछ डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल थॉट्स एक्चुअल में हुई नहीं है, राइट। और वही मैक्सी ने यहाँ पे कहीं ना कहीं कमेंट करते हुए कहा है कि जो पॉलिटिकल थॉट्स को रेस्क्यू किया है वो मैकियावेली ने किया है इन सब बुरी चीज़ों से। मैकियावेली आइडिया ऑफ omnipotence of the state and the business of the government was to provide security to person and the property. This had a long lasting effect दोस्तों। देखिए उन्होंने कहा कि एक तो स्टेट जो है इट्स अ सुप्रीम एंड द हाईएस्ट ऑफ द ऑल एसोसिएशन, और जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का काम है अपने लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, उसकी प्रॉपर्टी को बचाना, पुलिस को प्रॉपर्टी में इंटरफेयर नहीं करना, उसकी प्रॉपर्टी इंसान की बचानी है, बिकॉज अगर उसने प्रॉपर्टी नहीं बचाई तो वो पुलिस के अगेंस्ट चला जाएगा, राइट। तो उस चीज़ को कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। और आज के टाइम पे भी देखते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन करना हमारी स्टेट का रूल होता है, हमारी लाइफ की हमारे को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना हमारी स्टेट का रूल, हमारी स्टेट का इवन ड्यूटी होती है। तो कहीं ना कहीं ये कितने बढ़िया थॉट्स थे, आज भी एप्लीकेबल हैं। बात करते हैं हिज आइडिया वॉज रेवोल्यूशनरी नेचर। देखिए इन्होंने जो पॉलिटिक्स में थी ना, एक प्रैक्टिकल फॉर्म लिया, ठीक है, ब्रॉट पॉलिटिक्स इन लाइन विद द पॉलिटिकल प्रैक्टिस। एक्चुअल भैया कैसे पॉलिटिक्स होती है, पॉलिटिकल रूलिंग जो क्लास है वो क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल थॉट्स। ये नहीं दिए कि भाई किस तरह से एक फिलोसफर किंग बनेगा, 50 साल पढ़ेगा, एक आइडियलिस्टिक स्टेट बनाएगा, आइडियल स्टेट में ऐसा होगा वैसा होगा, नहीं, किस तरह से तुम एक प्रैक्टिकली पॉलिटिकल जो हमारी पॉलिटिकल साइंस है उसको एक प्रैक्टिकल आप कह सकते हैं बनाया गया है। किसने बनाया है? वो मैकियावेली ने। In the end, it can be said that a good ideal of odium is attached to Machiavelli for his cynical disregard for the morality and the religion। देखिए मोरालिटी और रिलीजन को उन्होंने कहीं ना कहीं डिसरिगार्ड कर दिया पूरी तरह से पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ पावर कह दिया, और यही कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी मैकियावेली की। देखिए और आप एक चीज़ देखेंगे, उन्होंने जो बुक लिखी है द प्रिंस एंड द डिस्कोर्सेस, वो एक उनका जो प्राइमरी पॉइंट ऑफ व्यू है वो प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेट है, और जो है बाकी चीज़ें वो सब सेकेंडरी हैं। वो उनका मानना है कि स्टेट इज़ द हाईएस्ट ऑफ ऑल एसोसिएशन, प्राइमरी इंस्टीट्यूशन है, और हमें अपनी स्टेट को बचाना है। ये भी कहीं ना कहीं उनके वैल्यूएशन ऑफ थॉट्स में हम देखते हैं। कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे, मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट्स रखे हैं। फर्स्ट टाइम हम कहेंगे शुरुआत की यहाँ से मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट्स, नहीं तो वो पूरी तरह से अंधकार में डूबा हुआ था। मेडिवल एज, एज ऑफ रिलीजन, डार्कनेस, कोई पॉलिटिकल थॉट्स नहीं। चर्च वॉज सो पावरफुल, एग्जीक्यूशन राइट तक थे उनको। आप समझे, एग्जीक्यूशन राइट्स थे कि भैया मैंने बोल दिया, पोप ने बोल दिया कि इस बंदे को मार दो, चाहे जो मर्जी हो, तो मार देते हैं उनको, कोई दूसरा थॉट ही नहीं है, राइट। कोई आप कहीं प्लीड भी नहीं कर सकते हैं। पावर पॉलिटिक्स के पहले एक्सपोनेंट थे, और कहीं ना कहीं फर्स्ट पर्सन टू पुट फॉरवर्ड द थ्योरी ऑफ नेशन स्टेट। देखिए बहुत बड़ी बात है, अभी तक हम सिटी स्टेट्स की बात करते थे, नेशन स्टेट्स की बात की। एक्सपेंशनिस्ट फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए, टेरिटरी अपनी आपको एक्सपैंड करनी चाहिए, सिटीजन्स को आर्मी में कंसीडर करना चाहिए। कितना नेशन स्टेट्स की तरफ है कि कहीं ना कहीं हमें लेके जा रहे थे। ही वॉज द फर्स्ट थिंकर हु सेपरेटेड रिलीजन फ्रॉम द पॉलिटिक्स एंड जस्टिफाई सेकुलर स्टेट।
देखिए मैंने आपको बताया सेकुलरिज्म दो टाइप का होता है, नेगेटिव सेकुलरिज्म होता है, पॉजिटिव सेकुलरिज्म होता है। पॉजिटिव सेकुलरिज्म हो गया जो इंडिया में है, जिसमें आपकी मिनॉरिटीज़ को स्पेशल राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। लेकिन नेगेटिव सेकुलरिज्म हो गया कि सिंपली सेपरेशन ऑफ पावर्स ऑफ चर्च, या जहाँ पे जो भी रिलीजन होगा, एंड द स्टेट। स्टेट चर्च में इंटरफेयर नहीं करेगा, चर्च स्टेट में इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है, दोनों अपना पैरेलली अलग अलग काम करेंगे। दैट इज अ नेगेटिव सेकुलरिज्म। और जब इन्होंने रिलीजन को पॉलिटिक्स से सेपरेट कर दिया तो इन्होंने नेगेटिव फॉर्म ऑफ सेकुलर स्टेट फॉर्म कर दी दोस्तों वहाँ पे। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म की बात करते हैं। देखिए नेशनलिज्म को इन्होंने बहुत प्रमोट किया ओवर द रिलीजनिज्म। उन्होंने कहा रिलीजन जो है दैट इज सेकेंडरी, नेशनलिज्म इज द प्राइमरी। एडवोकेट ऑफ द ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट, राइट, रिलीजन, पॉलिटिक्स, एथिक्स, चर्च, इन सबको अलग कर दिया। कहा कि जो प्रिंस होगा ही शुड बी हैविंग द एब्सोल्यूट पावर, और सबसे पावरफुल होगा। सुप्रीम सोवरेन स्टेट को बात करते हैं। देखिए पहली बार सोवरेन और सुप्रीम स्टेट की बात की इन्होंने, स्टेट को एंड में किया। सर्वाइवल ऑफ द स्टेट इज द सेंट्रल थीम, एंड जस्टिफाई द मीन्स, राइट, स्टेट एंड है, उसी को हमने बचाना है, और उसके जितने मीन्स लगते हैं बीच में लग जाएं। हैव अ ग्रेट इनसाइट ऑफ द आर्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड द मॉडर्न डिप्लोमेसी। आपको अपने नेबर्स के साथ अच्छे रिलेशन रखने चाहिए अगर आपको, और लेकिन साइड बाय से आपको अपनी वॉर के लिए प्रिपेयर करते रहना चाहिए। आपको ये नहीं कि पीस टाइम पे आप वॉर के लिए प्रिपेयर ना करें। और प्लस किस तरह से अपने सिटीजन्स के साथ, सब्जेक्ट्स के साथ इंटरनल डिप्लोमेसी कैसे डील करें, अपने नेबर्स कैसे डील करें, बहुत डिटेल में बताया इन्होंने, बहुत बढ़िया तरीके से बताया। तो अब बात करते हैं दोस्तों पॉलिटिकल साइंस पर्सनल डिक्शनरी की। रेनिसेंस हो गया, इट्स एन एज ऑफ एंटाइटलमेंट। इसमें एज साइंस की ग्रोथ होती है। ये वर्ड काफ़ी ज़्यादा यूज़ है मैकियावेली में। आप जब भी आंसर यूज़ करेंगे मैकियावेली का तो ये वर्ड यूज़ ज़रूर करिएगा। तो इसमें एज ऑफ एनलाइटनमेंट है, एज ऑफ साइंस है, एज ये ग्रोथ होती है, इंसान के ओवरऑल डेवलपमेंट होती है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है, आपका कैपिटलिज्म की ग्रोथ होती है, जियोग्राफिकल एक्सप्लोरेशन होती हैं, काफ़ी ज़्यादा ओवरऑल डेवलपमेंट होती है। मर्सनरी मैंने आपको बताया दोस्तों, जिस तरह से कि एक आपने आर्मी थी किसी और की, या कोई आप जिसको बेसिस पे लेते हैं, आप पैसों के बेसिस पे आप अपनी साइड ले लेते हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे आप कोई एक जैसे पहले होता था, हम देखते थे कि गोल्ड देके किसी तरह से एक अपनी आर्मी में बाहर के लोगों को इंक्लूड किया जाता था। दे आर नॉट द सिटीजन्स ऑफ योर स्टेट बट आउटसाइडर्स, इनको आप अपनी एक आर्मी अलग से फॉर्म करते थे, तो उसको कहा जाता है रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दोस्तों, जिसमें आप सिटीजन्स के रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करते हो और वो रिप्रेजेंट करते हैं आपके बिहाफ पे, उसको रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दोस्तों, जहाँ पे रूल ऑफ द वन पर्सन विद द एब्सोल्यूट पावर, राइट, जिसको, और ये दो तरह से उन्होंने बताया मैकियावेली ने, एक तो कहा हेरिडिटरी है भैया, इजी वन है, चलता रहेगा रूल जैसे चल रहा है। लेकिन जहां पॉलिटिकल एंटरप्रेन्योर आ गया, जिसने भैया खुद अपनी मेहनत से वो मोनार्कियल फॉर्म जो सीट है वो ली, वो गद्दी एक किस्म से अपना किंग बन गया, वहां पे द प्रिंस बन गया एक्चुअल में। और जब वो प्रिंस बन जाएगा उसको क्या डू एंड डोंट्स है, यही तो सारी कहानी है मैकियावेली की। कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा लगा लेक्चर, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। आप हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, दिस इज आवर फोन नंबर दोस्तों।